दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा। शारदा शोक सभा में अपनी बहू के मरने पर अपनी बेटी ईशा से लिपट लिपट कर रो रही थी। हाय, मेरी बहू चली गई मुझे छोड़ के। कितनी अच्छी थी वो, बस जुएं ही तो थी उसके सर में। हे भगवान, तूने उसको अपने पास क्यों बुला लिया? माँ चुप हो जाओ, क्या कर सकते हैं। भाभी बहुत अच्छी थी और अच्छे लोगों की जरूरत तो भगवान को भी है ना, इसलिए। हाय रे रिया बहू, वापस आजा। अब कौन मुझे सुबह की चाय पिलाएगा? अरे माँ, इतनी ओवर एक्टिंग करोगी तो लोगों को शक हो जाएगा। अच्छा, ज्यादा हो रहा है क्या? चल ठीक है ठीक है। शारदा शांत होती है। तभी उसकी पड़ोसन विमला उसके पास आकर बोलती है। अरे शारदा बहन, अचानक से कैसे तुम्हारी बहू की मौत हो गई? बताओ, कल तक तो हंसती खेलती दिखाई देती थी, बस सर खुजाती मिलती थी लेकिन खुश थी। क्या बताऊं विमला बहन, सीढ़ियों से सर खुजाते हुए आ रही थी, अचानक ही पैर फिसला और नीचे आ गिरी। जब तक हॉस्पिटल ले गए तो उससे पहले ही वो निकल ली। हाय मेरी बहू। संभालो शारदा बहन, सच में आपकी हालत तो देख ही नहीं जा रही। बहू से कितना प्यार करती थी आप, उसके जाने पर तो सबसे ज्यादा दुखी आप ही लग रही है। हाँ आंटी, हम तो दुखी होंगे ही, आखिर इस घर की लक्ष्मी गई है। पर हमसे ज्यादा दुखी तो मेरे भैया मयंक है। वो मेरी भाभी रिया से बहुत प्यार करते थे। मयंक रिया का पति था, जो उसके जाने से उदास सा हो गया था, इसीलिए एक कोने में अकेला बैठा था। पूरा मोहल्ला शोक सभा में आया हुआ था। तभी अचानक ही शारदा और ईशा के पास जमीन पर एक जूं चल कर आती है, जिसको देखकर दोनों चिल्ला देती है। तभी विमला अपने पैर से उस जूं को मारते हुए बोलती है। अरे अरे शारदा बहन, जू है ये। तुम भी ना चिल्ला तो ऐसे रही हो जैसे तुम्हारी मरी हुई बहू आ गई हो। नहीं, वो मुझे लगा कीड़ा है कोई। हे भगवान, ये जुएं तो उसकी याद दिलाती हैं। बड़ी मुश्किल से उससे और उसकी जुओं से छुटकारा मिला है। दोबारा मुझे वो पनौती बहू अपने घर में नहीं चाहिए। सब अपना ध्यान उस मरी हुई जू से हटा लेते हैं। तभी मरी हुई जू अचानक ही रेंगने लगती है और रेंगते रेंगते वो एक काली सी परछाई के पास आती है, जो कि रिया की थी। रिया की आत्मा अपनी मौत का सारा तमाशा देख रही थी और गुस्से में वो अपनी सास और ननद को घूरते हुए बोलती है। तुम दोनों माँ बेटी को मैं छोड़ूंगी नहीं। मेरे साथ तुमने जो भी किया उसका बदला तो मैं लेकर रहूंगी। शाम होने पर सभी लोग शोक सभा से अपने अपने घर चले जाते हैं। शारदा के घर में अब एक बड़ी सी रिया की फोटो टंगी थी, जिस पर माला चढ़ी थी। अचानक ही ईशा की नजर फोटो पर जाती है तो उस पे से माला नीचे गिर जाती है। ये देखकर ईशा माला उठाते हुए अपनी भाभी की तस्वीर को देखकर बोलती है। मरने के बाद भी चैन नहीं है क्या आपको? सीधी टंगी रहो और दोबारा ये माला गिरनी नहीं चाहिए, वरना तुम तो मर चुकी हो। तुम्हारी फोटो को भी इस घर में नहीं रहने दूंगी। ईशा उस माला को दोबारा अपनी भाभी की फोटो पर चढ़ाने लगती है। तभी उसको अपने हाथ पर बहुत सारी जुएं दिखाई देने लगती है और वो डर के मारे माला को नीचे फेंककर अपना हाथ झाड़ते हुए चिल्लाती है। माँ कहाँ हो? बचाओ मुझे, ये भाभी की जुएं मुझे खा जाएंगी। ईशा की आवाज सुनकर शारदा और मयंक बाहर आते हैं और ईशा को ऐसी बेवजह डर के नाचता देखकर मयंक बोलता है। क्या हुआ तुझे? ऐसे क्यों चिल्ला रही है? भाई, वो मैं भाभी की फोटो पर माला चढ़ा रही थी, तभी माला में से बहुत सारी जुएं निकल आई और मेरे पूरे शरीर पर इधर उधर घूमने लगी। तू पागल है क्या? अरे जीते जी तो तू अपनी भाभी को पसंद नहीं करती थी, अब मरने के बाद भी तू उसका पीछा नहीं छोड़ रही है। और कौन सी माला की बात कर रही है? देख, उसकी फोटो पर माला पहले से टंगी हुई है, तो तू कौन सी माला चढ़ा रही थी? ईशा जब फोटो की तरफ देखती है तो माला फोटो पर ही टंगी थी। ये देखकर वो और डर जाती है और बोलती है। नहीं, ये सच नहीं है। मुझे लगता है वो वापस आ गई, वो हमें छोड़ेंगी नहीं। माँ, आप तो समझो, वो वापस आ गई, हमें नहीं छोड़ेगी। शारदा ईशा को शांत करवाते हुए बोलती है। चुप हो जा मेरी बच्ची, ये सब तेरा वहम है।
तू अपनी भाभी से ज्यादा ही प्यार करती थी ना, इसलिए उसकी मौत को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। पागल है क्या? सब उगलना चाहती है क्या? अगर मयंक को सब पता चल गया ना तो हमारा काम तमाम हो जाएगा। शारदा ईशा को कमरे में ले जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। ईशा को कभी कहीं तो कभी कहीं जुएं दिखने लगती है, लेकिन शारदा उसकी बातों को वहम समझती। पर एक दिन शारदा अपने कमरे में बैठी थी, तभी घर की लाइट्स ऑन ऑफ होने लगती है और उसी वक्त शारदा अपने सर में जोर जोर से खुजली करने लगती है। अचानक हुई सर में खुजली को देखकर शारदा बोलती है, ये मेरा सर तो ऐसे खुजलवा रहा है मुझसे मानो मेरे सर में उस जुओं वाली बहुओं की जुएं घुस गई हों। बड़ी मुश्किल से तो उससे पीछा छूटा है। शारदा ऐसे बोलते बोलते अपने सर में से एक जू निकालती है और उसको अपने हाथ पर रखते हुए बोलती है, वो रिया तो चली गई, लेकिन अपने जुएं छोड़ गई हमारे सरों में। कोई नहीं, जैसे उसको खत्म किया है वैसे ही इनको भी खत्म कर दूंगी। शारदा जैसे ही उस जू को मारने वाली होती है, वो उसके हाथ से बिस्तर पर गिर जाती है और उसका आकार बढ़ता ही जाता है। छोटी सी जू शारदा से भी बड़ी हो जाती है, जिसको देखकर शारदा चिल्लाते हुए बोलती है, कोई बचाओ, ईशा, मयंक बचाओ, ये जुएं मुझे मार देंगी। शारदा की आवाज सुनकर ईशा भागती हुई उसके पास आती है और अपनी माँ को संभालते हुए बोलती है, माँ क्या हुआ? आखिर तुम चिल्लाई क्यों? ऐसा क्या देख लिया? मैंने देखा एक बड़ी सी जू मुझे मारने के लिए आगे बढ़ रही है। बेटा मुझे लगता है वो आ गई। वो भले ही मर गई है, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी यहीं है। दोनों माँ बेटी डर के मारे एक दूसरे से चिपकी पड़ी थी कि तभी रिया की आत्मा वहां आती है, जिसको देखकर दोनों डर के मारे कांपने लगती है। तभी रिया बोलती है, क्यों डर गई? अरे इन छोटी छोटी जुओं से डर गई, लेकिन तुमने तो मुझे इसी के चक्कर में मारा था ना। बोलो, मारा था ना? हाँ हाँ मारा था, हमने ही तुमको मारा था रिया। शारदा की ये आवाज उसके कमरे के दरवाजे के पास खड़ा उसका बेटा मयंक सुन लेता है, जो अपनी माँ के मुंह से ये सब सुनकर हैरान होता हुआ बोलता है, क्या कहा आपने? रिया को आपने मारा है माँ? बोलो, चुप क्यों हो? रिया को आपने मारा है क्या? हाँ हाँ हाँ, मैंने और ईशा ने मिलकर मारा है उस जुओं वाली बहू को। पर क्यों? आखिर क्यों किया आपने ऐसा? तो जब से उसे इस घर में लाया था हम परेशान थे। उसकी जुएं कभी हमारे बिस्तर पर मिलती थी तो कभी तौलिए में। घर में कोई भी मेहमान आता था तो बस वो सर खुजाते रहती थी। इसलिए उस दिन जब तू ऑफिस गया था। मयंक के ऑफिस जाने के बाद रिया ईशा और शारदा के लिए चाय लेकर आती है और हॉल में बैठी अपनी सास और ननद को चाय पकड़ाकर जा ही रही होती है कि तभी ईशा चाय में एक जू देखने पर चिल्लाते हुए बोलती है, ओ जुओ वाली भाभी, ये क्या है? कम से कम चाय में तो जुए डाल के मत दो। अरे पूरे घर को अपने सर की जुओं से परेशान किया हुआ है आपने। सही कहा तूने बेटी, इस जुओं वाली बहू से तो मैं परेशान हो गई हूँ। कहीं जाती भी तो नहीं है ये। अपने बेटे की वजह से इसको झेलना पड़ रहा है। माँ जी, मैंने तो जुए खत्म करने की बहुत कोशिश की, अब नहीं हो रही तो मैं क्या करूँ? तू मेरे से जुबान लड़ाती है? रुक, तेरी अकल तो मैं ठिकाने लगाती हूँ। शारदा रिया को एक जोरदार धक्का देती है, जिसके कारण रिया रखी हुई टेबल से टकरा जाती है और उसके सर पर गहरी चोट लगने के कारण वो वहीं तड़पने लगती है। ये देखकर ईशा बोलती है, माँ ये क्या किया आपने? अरे अब भाई को पता चलेगा तो वो हमें छोड़ेगा नहीं। बेटा मैंने जानकर नहीं किया, इसको तो बस धक्का दिया था और ये गिर गई। अब क्या करें? एक ही रास्ता है, अब इस हादसे को एक्सीडेंट बनाना होगा। ऐसा करते हैं, भाभी को सीढ़ियों से गिरा देते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा कि इनको आपने मारा है। हाँ हाँ चल। ऐसे हुई थी बहू की मौत, पर बेटा मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, सच में। तड़पती हुई रिया को हॉस्पिटल ले जाने की बजाय आपने उसको सीढ़ियों से धक्का दे दिया। अरे कैसे इंसान हो आप दोनों। मयंक के इतना बोलते ही उसके पीछे से रिया की आत्मा गुस्से से बोलती है, बहुत ही बुरे इंसान है ये, मार दूंगी, सबको मार दूंगी। रिया शारदा और ईशा को
अपनी शक्तियों से हवा में लटका देती है। ये सब देखकर मयंक रिया के सामने हाथ जोड़कर बोलता है, रिया, इनको माफ कर दो। इनको इनके किए की सजा मैं कानून से दिलवाऊंगा। मुझे कानून पर भरोसा नहीं है। मेरे कत्ल को आसानी से एक्सीडेंट मान लेने वाला कानून मुझे इंसाफ दिलाएगा। मुझ पर भरोसा रखो रिया, मैं इंसाफ दिलाऊंगा तुमको। इनको सजा दिलवाकर तुम ये गुनाह मत करो। मेरी रिया किसी को नहीं मार सकती। मयंक की बात मानकर रिया शारदा और ईशा को छोड़ देती है, जिसके बाद मयंक उनको पुलिस के हवाले कर देता है, जहां वो खुद ही अपना गुनाह कबूल करती है। और दूसरी तरफ मयंक रिया को मुक्ति दिलाने के लिए उसकी शांति पूजा करवाता है। हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।